देख चला, एक बात तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुमको अच्छा अंक लाना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 80% से ज़्यादा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रटने से काम नहीं चलेगा। जो ये यूट्यूब पे एक अवधारणा क्रिएट कर दिया गया है कि जिधर देखो उधर ऑब्जेक्टिव, 24 घंटा ऑब्जेक्टिव। पता चला हमारे 10th के बुक में अगर पूरा बुक हम एनसीईआरटी का काउंट कर लें तो उसमें दिया है 50 ऑब्जेक्टिव, 500 ऑब्जेक्टिव, और हमको यूट्यूब में मिल जा रहा है एक चैप्टर से 50,000 ऑब्जेक्टिव। तो चला, इससे क्या हो रहा है कि तुम पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही सारा दुनिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 50% ही ऑब्जेक्टिव आता है। और मैं तुम्हें पीछे कितना बार सिखा चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव का कोई स्पेशल बुक नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव कोई स्पेशल सेट नहीं किया जाता है। वहीं जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, उसी बुक से जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव ससुरा कहां से पूछेगा? यही पूछेगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम कहां होता है, तो निर्वात में। कितना होता है? तो ये तो मैं उदाहरण के लिए बताया हूं, अर्थात कि यहां से क्या आपको समझ में आ गया कि अगर आप सब्जेक्टिव समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके लिए हम चला रहे हैं डेली शाम 7 PM पे बिहार टॉपर 2022 सीरीज। इस सीरीज में हम लोग शुरू किए हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम लोग सोशल साइंस के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जितने भी रामलाल, झामलाल, तूफानी लाल पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपका क्लासेस पीछे छूटा, इस सीरीज का कोई वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखिएगा। वहां पे मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप कभी भी कोई भी क्लास देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि इस सीरीज में हम आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर अच्छा अंक लाना है तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे तो आपका अच्छा अंक नहीं आएगा। हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे, कैसे उत्तर लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे याद करेंगे। आज के एक टॉपर के अंदर जो जो क्वालिटी होगा वो सभी इस सीरीज के वीडियो में आपको मिलेगा। यहां से शुरू हो रहा है खंड ख, इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम लोग इतिहास सेगमेंट की चर्चा करेंगे। यहां पे आपसे कह रहा है कि प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और इसके लिए 2-2 अंक मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 6 अंक, अर्थात कि चला तुमसे क्या बोला कि 1 से 6 तक जो तुम देख रहे हो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इसमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर लिख देना है, और कोई 3 प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है। यहाँ से आपको ध्यान से शांत होकर सुनना है, समझना है कि कैसे इस प्रश्न का हम सही उत्तर लिखे सर कि हमको 2 में 2 अंक मिले। ये पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यहाँ पे जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे वही प्रश्न, अब यहाँ से ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे आप उत्तर लिखना और कैसे आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद रखना है। नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों को एकीकरण कर दिया। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज के निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप में 2 राष्ट्रों को संगठित करने के लिए प्रेरणा दी। तो मूल प्रश्न है कि इस उत्तर को कैसे याद रखेंगे। तो उत्तर तो आपको इसी रूप में लिखना है, लेकिन इसका कुछ की पॉइंट आपको समझ कर रखना है। सर प्रश्न हमसे क्या पूछा था, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट कितना सहायक सिद्ध हुआ। नेपोलियन का उद्देश्य राष्ट्रवाद को फैलाना नहीं था। नेपोलियन के आक्रमण के परिणाम क्या हुए कि उसके पहले, नेपोलियन के आक्रमण से पहले इटली और जर्मनी जो छोटे छोटे विभिन्न प्रांतों में विभाजित थे, उनका एकीकरण शुरू हो गया। और इससे क्या बेनिफिट हुआ कि पहले छोटे छोटे राज्य थे तो आपस में टकराते थे। जो सभी राज्यों को आक्रमण करके नेपोलियन ने उसे एक बना दिया, तो इनको आपस की टकराहट दूर हो गया, और इन सभी राज्यों को लगा कि नहीं, अब हम सभी एक हैं, क्योंकि हमें एक में मिला दिया गया है। तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुआ, और नेपोलियन को ही हम राष्ट्रवाद फैलाने का अग्रदूत कह सकते हैं, क्योंकि नेपोलियन के बाद आप जानते हैं वियना सम्मेलन होता है। उसके बाद नेपोलियन युग समाप्त हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ, और आगे मेटरनिक आया, उसके बाद मेजनी, काउंट काबूर, कैरी बाल्डी, ये सभी लोग आगे आके यूरोप में राष्ट्रवाद को जागृत करने और जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किए। हम कह सकते हैं कि शुरुआत नेपोलियन ने किया, तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट को हम इसका अग्रदूत मान सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न वहीं से है, ये सभी
सभी प्रश्न आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट का ही है। यहाँ पे कह रहा है कि समाजवाद क्या है, अर्थात कि समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन एवं उसके साधन कारखाने तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो जाता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। तो ये तो हुआ उत्तर लिखने का तरीका। अगर ऐसे आप उत्तर लिखेंगे तो आपको 2 में 2 अंक मिलेगा, इतना ही शब्द आपको लिखना है। अब प्रश्न है कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहां से ध्यान से समझिएगा। देखिए समाजवाद हो या साम्यवाद हो, समाजवाद का ही उन्नत रूप क्या था, साम्यवाद। को याद रखने के लिए 2-3 चीज आपको समझ कर रखना है कि पहले चल रहा था एडम स्मिथ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिद्धांत दिया था कि उत्पादन और वितरण को हम लोग निजी हाथ अर्थात कि प्राइवेट सेक्टर में सौंप देंगे। उन लोगों को जितना मर्जी उतना उत्पादन करेंगे, जहां जहां वितरण करना होगा, जितना प्राइस रखना होगा उतना रखेंगे। इससे समाज के एक वर्ग का काफी शोषण होते गया। समाज हमारे 2 वर्गों में विभाजित हो गया। एक हो गया आपका पूंजीपति वर्ग और एक हो गया श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफी श्रमिक वर्ग का शोषण किए, जिसके फलस्वरूप समाज में एक नया विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं समाजवाद। और समाजवाद का मूल जो की पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हर आंसर का हमें की पॉइंट याद रखना है, बाकी तो हम अपने से जोड़कर लिख लेंगे। जो बात मैं बोल रहा हूं ये सभी आपको याद रखना है, तब एग्जाम में आपको आएगा कि हाँ सर ये बात आप बोले थे, तो उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देंगे तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लेकिन जो मूल की पॉइंट है आंसर का उसको चेंज नहीं करना है। तो इस समाजवाद का की पॉइंट क्या है, इस व्यवस्था में हम निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व पे ज्यादा जोर देते हैं। उसके साथ साथ जो उत्पादन और वितरण का अधिकार होता है वो निजी सेक्टर को नहीं देकर बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर अर्थात कि सरकार का उस पर पूरा अधिकार होता है। और ये सरकार तय करता है कि किस कंपनी को कितना उत्पादन करना है और कहां कहां उसको वितरित करना है, कितना उसका प्राइस रखना है, सभी सरकार के अंडर में तय होता है। इसमें सिर्फ समाज का ही फायदा है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी सामाजिक उत्थान और उसको लाभ पहुंचाना होता है। इस तरह एक की पॉइंट आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले देखते हैं कि किस रूप में इसका आपको उत्तर लिखना है, फिर हम लोग इसको कैसे समझेंगे इसकी बात करेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। चूंकि हो ची मिन्ह मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। इस क्रम में उसने लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण किया, किंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। तो एक एक बात सिर्फ समझिए, कैसे उत्तर लिखना है, क्या की पॉइंट है, कैसे याद करना है, क्योंकि उत्तर लिखना एक कला है। जो छात्र इसको सीख लिया उसके पास कम नॉलेज रहेगा, तभी वो उत्तर को इस रूप में सजा देता है कि एग्जामिनर उसके उत्तर को पढ़ने पर मजबूर हो जाता है और उसका हाथ फिसलेगा, वो नंबर देगा। एग्जामिनर के हाथ से हमें खूब नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमारे उत्तर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए। इसमें सर कौन कौन की पॉइंट है जो हमको याद रखना है, जो किसी के आंसर में चेंज नहीं होगा, बाकी तो सभी हम अपने से जोड़कर लिख लेंगे। तो इसमें चला तुमको पहले की पॉइंट मिल गया कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। पहला की पॉइंट ये हुआ। और दूसरा की पॉइंट कि ये रसद सप्लाई मार्ग था। ये 2 आपको याद रखना है और बाकी ये सभी तो कहानी की तरह समझ कर रखना है कि जो मार्ग था वो वियतकांग का जीवन रेखा था। इसके लिए अमेरिका इस पे सैकड़ों बार बमबारी करके इस मार्ग पे अधिकार करके और रसद सप्लाई को रोकना चाहता था, लेकिन वहां के लोग जो भी वियतकांग समर्थन थे, जब भी उसका बमबारी अमेरिका करता था और जो भी इस मार्ग पे क्षति होता था तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि सर साइमन कमीशन क्या था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से। तो आइए पहले देखते हैं इसको किस रूप में उत्तर लिखा गया, फिर इसको कैसे याद रखना है उसकी बात करेंगे। तो उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को
साइमन कमीशन की स्थापना की। इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा और वो आयोग जांच करेगा कि भारत सरकार अधिनियम में जो आया था तो उसमें क्या क्या कमी था, उससे भारतीय लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, और वो आयोग ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा और फिर जो अगला अधिनियम आएगा उसमें उस आयोग के सिफारिश पर विचार करते हुए सुधार किया जाएगा समय से ही पूर्व। क्योंकि 1919 में अधिनियम आया था, 10 वर्ष पश्चात 1929 में आने वाला था, लेकिन उसने 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन की स्थापना कर दी। और खास बात क्या था कि इसमें 7 सदस्य थे और वो 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये भारतीयों के बारे में निर्णय लेना था और सभी अंग्रेज थे तो अपना हित का ख्याल रखेंगे। इसको देखते हुए साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ। आप जानते हैं साइमन गो बैक का नारा लगा, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखे। क्योंकि ये संक्षेप में इसलिए कहा है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि यही प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो वहां पे आपसे कहेगा कि कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग का महत्व लिखे, विशेषता बताएं। तो यहां से देखिए आपको ऐसे लिखना है कि कुटीर उद्योग की महत्व और विशेषता। तो यहां से एक एक बात सिर्फ समझिएगा। कुटीर उद्योग में जो भी इस्तेमाल होता है कच्चा माल, वो कृषि क्षेत्र से आता है। तो अगर कुटीर उद्योग पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो सबसे पहला इसका महत्व यह है कि इससे अर्थव्यवस्था को बल प्रदान होगा और किसानों के पास अतिरिक्त आय आएगा। और दूसरा चीज, इसमें कम पूंजी लगाकर भी बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। कुटीर उद्योग होता है छोटे छोटे स्तर के उद्योग है, इसमें कम पूंजी लगाकर आप गांव के स्तर पर भी कोई उद्योग खोल सकते हैं। इससे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें किसानों को बड़ा ही फायदा है। और उसके साथ साथ जो भी असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी है और जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है उसको इससे दूर किया जा सकता है। क्योंकि आपके घर के स्तर पे कोई उद्योग की स्थापना हुआ, उसमें आपके घर में कोई बेरोजगार है, क्योंकि कृषि में काफी छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कि एक काम के जगह पर 3 से 4 लोग लगे हैं। उसके साथ साथ मौसमी बेरोजगारी है कि एक बार जब कृषि बुआई हो गया तो फिर उसके बीच में जब तक फसल नहीं उगता है तब तक लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो ये सभी इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। जिन लोगों को औपचारिक कौशल नहीं मिला है, अर्थात कि जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, वो भी अपने घर के स्तर पर छोटे छोटे कार्य को सीख कर इसमें अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग के माध्यम से हम अपने प्राचीन संस्कृति और कला को भी जीवित रख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। इस रूप में आपको इसका उत्तर लिखना है कि छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं वहां आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। अर्थात कि जहां जहां फैक्ट्री है उसके आसपास एक स्लम एरिया का निर्माण किया गया है जहां पे मजदूर लोग निवास करते हैं। इस लाइन से आपने क्या बता दिया कि स्लम क्या है, स्लम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्लम की शुरुआत कैसे हुआ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप हर जगह बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगा और वहां पे कारखानों में काम करने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी। मजदूर को गांव से लाया जाता था, तो गांव के लोग को अब रखने के लिए वहां पे जगह चाहिए। तो वहां पे कारखानों के निकट कारखाना के मालिक के द्वारा एक बस्ती झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कर दिया गया जिसमें मजदूर लोग निवास करते थे, जहां साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। तो उसे ही हम बोलते हैं स्लम पद्धति। लाइन में बोले तो औद्योगिकरण के कारण ही स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। और आप जानते हैं कि इस समय भी वर्तमान में भी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहां है, हमारे भारत के मुंबई में, जिसका नाम है धरान। पे 6 नंबर प्रश्न तक था आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां से शुरू हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 2 पूछे गए थे, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किसी एक का जवाब देना था, लेकिन हम लोग दोनों प्रश्न को समझेंगे और आपको इसका कॉपी बना लेना है क्योंकि यहां से तमाम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि शहरी जीवन से किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। अर्थात कि जब हम लोग गांव से शहर का विकास हुआ, आपके में शहरीकरण एक चैप्टर भी है जो आप पढ़े होंगे, पूरा बुक आपको पढ़ना है, चैप्टर को तो आपको बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे ही हम लोग ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन में प्रवेश किए तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आपको इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे ही आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपके पढ़ेगा कि कितना पॉइंट है। कभी कभी कॉपी जल्दबाजी में भी चेक होता है तो उतना अंक आपको दे देता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ के रखना है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि शहर से क्या हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर बढ़ के पहचान लोगों को मिलने लगा। जैसे इसका मतलब क्या है, शहर में क्या हुआ कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, किसी
किसी दूसरे कास्ट, किसी दूसरे शहर का व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, आपको धीरे धीरे पास रहने से उसके सामाजिक कल्चर संस्कृति के बारे में जानकारी मिला। और दूसरा कि शहरीकरण के फलस्वरूप नए नए सामाजिक वर्ग बने, जैसे कि व्यवसायिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशा के समूह, चिकित्सक, व्यापारी, इन सभी वर्गों का उदय शहरीकरण के फलस्वरूप ही हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि शहरीकरण के कारण समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जो जैसे ही शहरीकरण की शुरुआत हुआ तो पहले दो ही वर्ग थे, एक था पूंजीपति वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग, लेकिन इन दोनों के बीच में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें से लोग वकील, डॉक्टर, लिपिक ऐसे ऐसे लोग बनकर निकलने लगे और यही मध्यम वर्ग आके चलकर बुद्धिजीवी वर्ग कहलाया। तो ये सभी शहरीकरण के फलस्वरूप ही हुआ। चौथा नंबर पॉइंट आपको जानकारी दे रहा है कि शहरीकरण के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों में भी एक भावना आया कि मजदूरों के संगठन का भी निर्माण हुआ और मजदूर भी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने लगे, जिससे मजदूरों के भी काफी अधिकार दिया गया। बहुत सारे लेबर अधिनियम भी पारित किए गए। 5 नंबर बेनिफिट है कि गांव के लोगों के भी जीवन शैली में बदलाव आया। वो लोग शहर से सीख कर आते थे तो गांव में भी बताते थे कि शहर के लोग ऐसे ऐसे रखते हैं, शहर में शिक्षा की बहुत ज्यादा व्यवस्था है। तो इससे श्रमिक के जीवन में भी बदलाव आया और गांव के भी लोगों के जीवन में काफी हद तक बदलाव आया। तो ये सभी की पॉइंट आपको समझ कर रखना है। आगे 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न था कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा उत्तर है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको यहाँ से ध्यान से समझिएगा। कह रहा है मुद्रण क्रांति अर्थात कि जब छपाई होना शुरू हो गया, पुस्तकों की छपाई होने लगा, समाचार पत्र की छपाई हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग ने आविष्कार कर दिया। उस मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए इसको समझ के रखिए कि मुद्रण क्रांति के कारण क्या हुआ, छापखानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जिससे पुस्तकों का अप्रत्याशित रूप से अधिक मात्रा में छपाई होने लगा। पुस्तकें जो थी वो समाज के हर वर्ग तक आसानी से उपलब्ध होने लगी। पुस्तकों का प्राइस अर्थात कि दाम भी कम हो गया। विभिन्न विद्वानों के विचार जो है पुस्तक के माध्यम से समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने लगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को हर तरीका से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, सांस्कृतिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे प्रभावित किया। न कि सिर्फ प्रभावित किया बल्कि एक नया जागरण, नए विचार के उत्पत्ति के लिए भी प्रेरित हुआ, क्योंकि सभी दार्शनिक, सभी विद्वानों के विचार किताबों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक, हर लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका था। अब मूल प्रश्न है कि ये उत्तर का जो मैं पीडीएफ लेकर आपको समझा रहा था वो आपको कहां से मिलेगा। तो देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपकी तैयारी आसान करने का प्रयास करते हैं। जो भी ऑफलाइन क्लास के लिए स्टडी मटेरियल हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल आप तक हम लाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ बिल्कुल फ्री में, कि इसके लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे मैं कल तक इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप लेकर लिख लीजिए। जो भी छात्र अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ER करियर पॉइंट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो इसके नाम से काफी लोग टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है उसको आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ऐसे ही आप चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान के भी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर इसी समय, तब तक ये पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।